हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास के फिजिक्स को। 11th क्लास की फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है सरल रेखा में गति। इसका मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब बहुत ध्यान से हमारी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ा जाता है तो उस चैप्टर के पहले उस चैप्टर का बेसिक नॉलेज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि इस चैप्टर का बेसिक नॉलेज हम लोग आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कि दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, औसत चाल क्या है, तात्क्षणिक चाल क्या है, तात्क्षणिक वेग क्या है। इसी तरीके की बहुत सारे छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनको इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप इस चैप्टर में और आगे बढ़ें तो आपको कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है, तो इसका मतलब ये पार्ट नंबर 1 है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि लिखा है कि दूरी हर लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं, हर बच्चा जानता है कि दूरी क्या होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूरी की डेफिनेशन क्या है तो आप वहीं पे थोड़ा सा अटक जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। अगर मैं कह दूं कि जो ये समय है वो एक अंक है तो इसका मतलब ये समय जो है यहीं से हट जाएगा। ये 1 सेकंड हो गया, इसका मतलब ये खत्म। तो ये दूरी जो है वो चाल की क्या हो गई, बराबर हो गई। बस डेफिनेशन बन गई। क्या डेफिनेशन बन गई? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई चाल को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। चली गई चाल को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और जो ये दूरी होती है ना, ये एक अदिश राशि है। इसका मतलब इसमें केवल हमें परिमाण का ज्ञान होता है। मतलब हमें केवल और केवल परिणाम नहीं, अंतर है दोनों में। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसमें केवल परिमाण की जरूरत होती है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। इसका मतलब दूरी केवल ये बताती है कि आखिर यहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी दूरी है या हमें कितना जाना है पैदल चलकर। वो ये नहीं बताती है कि उसकी दिशा किस ओर है। दिशा का ज्ञान नहीं होता दूरी में, जबकि विस्थापन में दिशा का ज्ञान होता है। तो आई होप आपको दूरी समझ में आ गई होगी कि एकांक समय में चली गई चाल को क्या कहते हैं, उस वस्तु की दूरी कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं विस्थापन की ओर। विस्थापन में बहुत सारी चीज़ें और समझनी है, लेकिन उससे पहले बता दें कि दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होगी। ऐसा नहीं कहेंगे कि हम -5 किलोमीटर चल कर गए, हम यही कहेंगे कि हम 5 किलोमीटर चल कर गए। पर विस्थापन क्या होता है, ये ऋणात्मक हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है। कैसे? चलिए देखने की कोशिश करते हैं। देखिए लिखा है, जब कोई वस्तु अलग अलग समय पर अलग अलग दूरियां तय करती है, जब कोई वस्तु अलग अलग समय पर अलग अलग दूरियां तय करती है, तब इन दूरियों के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इन दूरियों के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या बताया सर आपने? देखिए मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर कोई एक वस्तु है जो कहाँ पर है, बीचों बीच में यहाँ पर है। ठीक है, अभी ये वस्तु ना उधर गई है ना ये वस्तु इधर गई है। अब ये दूरी मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक चली गई। ये मान लो यहाँ से लेकर, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो यहाँ से लेकर वहाँ तक चली गई। इसका मतलब उसने कितनी दूरी तय की, 40। अब मान लो 40 में किलोमीटर कह दूँ तो मान लो 40 दूरी, या 40 मीटर कह दूँ, कुछ भी कह दूँ। तो मान लो उसने कितनी दूरी तय की, 40 मीटर दूरी उसने तय की। अब अगर बाई चांस ये वस्तु वहीं पर है तो इसका मतलब ये दूरी भी वही हुई और विस्थापन भी वही हुआ। लेकिन इसमें एक दिशा का ज्ञान हो गया कि हाँ वो एक्स अक्ष की ओर जा रही है। क्लियर? वो एक्स अक्ष की ओर जा रही, तो इसका मतलब वही दूरी वही विस्थापन। लेकिन हर जगह पर ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि वस्तु यहाँ गई और यहाँ से जाने के बाद ये थोड़ा और आगे चली गई, तो इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ पहुँच गई तो दूरी भी 60 हो गई और विस्थापन भी 60 हो गया। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक गई और वापस चली आई, कहाँ पर, यहाँ पर वापस आ गई यहाँ पर। इसका मतलब 40 गई थी और 20 वापस आ गए उल्टी दिशा में, तो इसका मतलब 40 में से आप 20 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसका मतलब विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन केवल 20 मीटर हुआ। ये क्या हुआ, विस्थापन। लेकिन अगर मैं बात करूं कि दूरी कितनी हुई,
अगर मैं बात करूं दूरी कितनी हुई, तो दूरी जानते हैं कितनी हुई, पहले आपने 40 मीटर की दूरी तय की, बाद में आप वापस 20 मीटर आए, तो ये घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा। इसका मतलब पथ पर जो भी हम लोग चलेंगे वो सारा का सारा क्या होगा, ऐड होगा, कभी भी घटेगा नहीं। तो इसका मतलब 40 में से आप अगर 20 को ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 मीटर। तो देखिए यहाँ पे अंतर हो गया, ऑब्जेक्ट यहीं पर है, मतलब पहले वहाँ पे गई इस वाले पॉइंट पे, मान लो इसको मैंने दे दिया O, इसको दे दिया मैंने B और इसको दे दिया A, O से लेकर A पर गई तो 40, वापस आ गई तो 20 वापस आ गई, इसका मतलब 40 में से 20 को घटा दिया, आंसर कितना आ गया, 20 मीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि विस्थापन कितना हुआ है, ठीक है, तो विस्थापन कितना हुआ है, 20 मीटर, और दूरी कितनी तय की, 40, और ये कितना हो गया, 20। अब इसका ये मतलब हुआ कि जो 40 है और ये 20 है, मिला के कितना हो गया, 60, क्योंकि वो पथ की दूरी पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आ गई होंगी कि विस्थापन और दूरी में आखिर क्या क्या अंतर है। अभी आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, जब कोई वस्तु अलग अलग समय पर अलग अलग दूरियां तय करती है तब इन दूरियों के अंतर को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। इन दूरियों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये जो विस्थापन है ये एक क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि ही आपने लिख दिया, समझ लो आपने ये बता दिया कि हाँ भैया इसमें दिशा का भी ज्ञान होता है और इसमें हमें परिमाण तो मिलता ही है। ठीक है, तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण का भी ज्ञान होता है। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर बात करें दूरी की, तो ये दूरी अदिश है, अदिश को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं और सदिश को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब उसके बाद देखिए विस्थापन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, एवं ये शून्य भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। शून्य कैसे हो सकता है, अगर मान लो कि बाई चांस कोई भी एक, ये कोई वृत्त मैंने बनाया, ये कोई एक वृत्त बनाया, मेरी बात ध्यान से समझते जाना, मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। अब मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक, ये एक चक्कर पूरा करने के बाद वापस इसी स्थान पर आ जाती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, अगर ये ऑब्जेक्ट वहाँ से घूम के आती है और यहीं से चली थी और यहीं पे आके रुक जाती है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसका जो विस्थापन हुआ, ये सारी चीज़ें आप रेड लाइन के ऊपर लिखेंगे, विस्थापन कितना होगा, 0। लेकिन जो आपने दूरी, ये विस्थापन तो बता दिया, दूरी कितनी तय की, दूरी कितनी तय की, इसने दूरी कितनी तय की, इसने जो दूरी तय की वो वृत्त की परिधि के बराबर अर्थात 2πr दूरी तय की, अर्थात 2πr दूरी तय की। इसी प्रकार से एक चीज़ मैं और आपको समझाता हूँ कि मान लो कि कोई एक ये वृत्त है जो कि मैंने अर्धवृत्त बनाया है, इस अर्धवृत्त का ये कोई केंद्र है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी r है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी दूरी कितनी है, r है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि इस केस में बताइए, इस केस में बताइए कि, बहुत ध्यान से हमारी बात को बस सुनते जाना आप लोग। अब कोई वस्तु मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, ये उधर से चलकर यहाँ पर जाती है, तो इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो जो पथ होगा, जो पथ होगा, पथ की लंबाई को ही क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। पथ मतलब पाथ। ठीक है, तो इस पथ की लंबाई कितनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितनी है, दूरी कितनी हो जाएगी, πr। अब आप सोच रहे होंगे अरे 2 कहाँ गायब हो गया, क्योंकि अर्धवृत्त है, वृत्त की परिधि होती है 2πr और अर्ध परिधि होगी जो मतलब आधी होगी वो हो जाएगी πr, 2 से डिवाइड कर दो। अब मैं बात करूं कि इसका विस्थापन कितना होगा। विस्थापन क्या होती है, एक विस्थापन क्या होता है, वो न्यूनतम दूरी होती है। इसका मतलब इस विस्थापन जो होता है, एक चीज़ और कह सकते हो कि विस्थापन कभी भी पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, उससे वह न्यूनतम दूरी ढूंढनी है सीधी एकदम। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, r + r बराबर कितना हो गया, 2r। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विस्थापन कितना हो गया, 2r, और दूरी कितनी हो गई, πr। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो आप एक उदाहरण कर करके, इसको एक उदाहरण करके बना के डायग्राम डाल सकते हैं, इसको एक उदाहरण करके बना के डायग्राम अपनी कॉपी पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद फिर से देखिए, अभी और कुछ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें मैं सिखा के जाऊंगा आपको, बहुत सारी चीज़ें। अब मान लो कि मैं यहाँ पर एक अच्छा सा उदाहरण ले रहा हूँ, ठीक है, अच्छा सा एक उदाहरण ले रहा हूँ, बहुत बेहतरीन सा उदाहरण ले रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, लिखिए कि यदि कोई गतिमान वस्तु, ठीक है, यदि कोई गतिमान
यदि कोई गतिमान वस्तु, ठीक है, पूर्व दिशा की ओर, ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। यदि कोई गतिमान वस्तु पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर तथा, क्योंकि देखो इसमें दिशा का बहुत बड़ा ज्ञान है, बार बार दिशा बदलेगी, क्वेश्चन का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई गतिमान वस्तु पूर्व दिशा की ओर 3 मीटर तथा उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर तथा, तो यहाँ पे पुनः लिख लेना बेटा, ठीक है, तथा पुनः उत्तर दिशा की ओर 4 मीटर गति करता है, तब उसका विस्थापन क्या होगा। अब इस वाले केस में आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस केस में आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, आप इधर याद करने का तरीका देखिए, पूर्व और इसको कहते हैं पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो फिर आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो कह देता कि यदि कोई गतिमान वस्तु पूर्व दिशा में 3 मीटर जाती है, तो पूर्व दिशा में, और वापस उसी पॉइंट से पश्चिम दिशा की पुनः 3 मीटर गई और वापस आ गई और उसके बाद वहीं से पश्चिम दिशा में चली गई, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो विस्थापन हो जाएगा वो दूरी के बराबर हो जाएगा। इसलिए दिशा का बहुत बड़ा रोल है। अभी आगे इसको मैं बताऊंगा, अच्छे से समझिए मेरी बात को, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई गतिमान वस्तु 3 मीटर किधर जाती है? पूर्व की ओर जाती है। तो मान लो यहाँ पर है 3 मीटर इधर चली गई, तो इसका मतलब ये 3 मीटर पूर्व की ओर चली गई। उसके बाद फिर यहाँ से कहाँ जाती है? यहाँ से जाती है उत्तर की ओर, यहाँ से उत्तर की ओर जाती है। इसका मतलब यहाँ से उत्तर किधर पड़ेगा? ऊपर की ओर पड़ेगा। भाई पूर्व तो चले गए, अब उत्तर कहाँ पड़ेगा? भाई इधर ही तो उत्तर पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से फिर ये उत्तर की ओर जाती है, ठीक। तो अब पूछ रहे हैं कि बताओ कि इसमें कितनी दूरी होगी, कितना विस्थापन होगा। तो विस्थापन तथा दूरी, तब विस्थापन तथा दूरी। तो देखो जरा दूरी कितनी होगी? दूरी तो ये यहां से लेकर यहां तक गया था, इसका मतलब ओ हो गया, ए हो गया और बी हो गया। ये तो दूरी हो गई ओ ए प्लस ए बी। इसका मतलब 3 + 4, आंसर कितना आ गया? 7 मीटर। दूरी तो निकालना बहुत आसान था। विस्थापन क्या होगा? विस्थापन ये होगा, समझ में आई बात? विस्थापन ये होगा। तो इसका मतलब अब हम अगर विस्थापन निकालना चाहेंगे तो अंडर रूट, ये कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं बताइए? ये हम लगा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो विस्थापन है क्या? विस्थापन है OB, ठीक है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे पास और तरीका है। विस्थापन OB स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक। अब मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर हटा के और इधर जो है अंडर रूट लगा देता हूँ। क्लियर? अब बताओ OA की स्क्वायर कितना है? 3 का स्क्वायर 9 आएगा, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो 3 का स्क्वायर लिख लो आप। फिर AB कितना है? 4 है, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर 16 आएगा, अंडर रूट लगाओगे 25 आएगा, 25 का आंसर 5 आएगा। इसका मतलब आंसर कितना हो गया? ये 5 हो गया। 5 क्या हो गया? मीटर। तो अब आप सोच लीजिए कि दूरी कभी विस्थापन के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन कभी भी दूरी ही हमेशा ज़्यादा आएगी, विस्थापन कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा। विस्थापन कभी भी ज़्यादा नहीं आएगा, हमेशा विस्थापन छोटा ही होगा दूरी से। क्लियर है इतनी बात? हमेशा छोटा ही होगा या बराबर हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता विस्थापन, चाहे जितना बड़ा ही क्वेश्चन क्यों ना हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा लेकर जाएंगे, क्योंकि ये नॉलेज आपको होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि विस्थापन और दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? विस्थापन तथा दूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। हेडिंग डाल लो, विस्थापन तथा दूरी, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना। विस्थापन तथा
तथा दूरी से संबंधित तथ्य या महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना, विस्थापन तथा दूरी से संबंधित। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे। विस्थापन का संबंध, विस्थापन का संबंध केवल वस्तु के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु से ही होता है। अंतिम बिंदु से होता है। बस हमें केवल ये मतलब है कि कोई पॉइंट कहाँ है और दूसरा पॉइंट कहाँ है, अभी ऑब्जेक्ट कहाँ है, बाद में ऑब्जेक्ट कहाँ है। हमसे ये नहीं मतलब है कि वो किधर से गई, वो चाहे इधर से जाए, चाहे इधर से जाए, चाहे ऐसे करके जाए, कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब यही चीज़ मैंने लिखा कि विस्थापन का संबंध केवल वस्तु के प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु से होता है, ना कि उसके पथ से। ठीक है, तो होता है जबकि दूरी का संबंध वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के पथ से होता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि विस्थापन का केवल संबंध प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु से होता है, जबकि दूरी का जो संबंध होता है वो होता है आपका जो उसके पथ से। पथ कैसा है, अगर ये पथ निकालना है, मान लो दूरी निकालनी है, तो ये सारा काउंट करेंगे कितनी दूरी तय की गई। क्लियर? आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, अब फिर से देखिए। ठीक है, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना। ठीक, किसी वस्तु द्वारा, इसका तीसरा वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी धनात्मक व अशून्य, अशून्य मतलब नॉन जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी, अशून्य होती है। जबकि विस्थापन सदैव, ठीक है, विस्थापन सदैव धनात्मक। आप लोग एक काम करें, ठीक है, आप लोग एक काम करें, एक YouTube पे सर्च करेंगे फैन क्लब ज्ञानोदय के गुरुजी, बहुत मेहनत कर रहा है वो आप लोगों के लिए, मेरे छोटी छोटी क्लिप्स काट के वो वीडियो डाल रहा है, आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सर्च कीजिएगा YouTube पे फैन क्लब ज्ञानोदय के गुरुजी और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत मेहनत कर रहा है अंशु सिंह। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अशून्य होती है, जबकि विस्थापन सदैव धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होता है। विस्थापन सदैव धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य होता है। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक या करके बीच में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इतनी बात समझ में आ गई, 2 पॉइंट हो गए। अभी तीसरा पॉइंट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेना, मेरे इसको बैक करके पीछे से ले लो। ठीक है, चलो देखो थर्ड पॉइंट, देखो थर्ड, देखो दूरी व विस्थापन का अनुपात सदैव 1 के बराबर या बड़ा होता है। इसका क्या मतलब है, ये क्यों लिखा सर आपने? इसके बहुत बड़े यूज हैं, इनसे बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स लगेंगे। कैसे? देखो, हमने कहा कि दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी और विस्थापन का अनुपात सदैव 1 से बड़ा होता है, और कोई भी चीज़ 1 से बड़ी है
इसका ये मतलब है कि उसका अंश बड़ा होगा। इसका मतलब ये विस्थापन कभी भी दूरी से बड़ा नहीं हो पाएगा। अगर विस्थापन दूरी से बड़ा हो गया तो इसको भाग करने पे जो नंबर आएगा वो 1 से छोटा होगा, क्योंकि अगर अंश आपका बड़ा है और हर आपका छोटा है, ठीक है, हर आपका छोटा है, तभी वो संख्या आपकी 1 से क्या होगी, बड़ी आएगी। और दोनों अंश और हर बराबर हो जाएंगे तो ये फिर बराबर भी हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए लिखा गया ये सारा चीज़, ठीक है। तो अगर ये बराबर भी हो सकते हैं पर कभी भी विस्थापन छोटा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये कुछ पॉइंट थे दूरी और विस्थापन से रिलेटेड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एक समान गति और समान गति, लेकिन उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अभी हेडिंग डालेंगे एक समान गति एवं असमान गति। एक समान गति, एक समान गति व असमान गति। असमान गति, देखो मेरी बात ध्यान से समझना। ये गति के बारे में बोला गया है कि एक समान कब होगी और असमान कब होगी। इसके लिए एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा, देखिए ध्यान से। मान लो कि कोई एक ये पथ है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये क्या है, 0 सेकेंड, फिर उसके बाद मान लो 1 सेकेंड यहाँ पे हो गया कंप्लीट, 1 सेकेंड, फिर यहाँ से हो गया मान लो 2 सेकेंड, ये हो गया आपका 3 सेकेंड, ठीक, और यहाँ पे पहुँच गए हम लोग 4 सेकेंड, ठीक। अब कोई भी एक वस्तु है जो यहाँ से यहाँ तक चलना शुरू करती है। इस समय इसने कितनी दूरी तय की, 20 मीटर। फिर उसके बाद ये दोबारा यहाँ से यहाँ तक चलती है, इसने दूरी कितनी तय की, 40 मीटर। फिर यहाँ से यहाँ तक जाती है, इसने दूरी कितनी तय की, 60 मीटर। अब आप देखिए हर 1 सेकंड के बाद 20 मीटर दूरी बढ़ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई गतिमान वस्तु, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है जो क्या करे कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को कवर करे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है तो इस गति को कहते हैं समान गति, एक समान गति। देखो ध्यान से समझो, 1 सेकंड बीता 20 मीटर की दूरी, 2 सेकंड बीता 40 मीटर की दूरी, 3 सेकंड बीता 60 मीटर की दूरी। इसका मतलब हर 1 सेकंड में वो 20 मीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम डिफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। एक समान गति कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब एक असमान गति क्या होती है उसकी डिफिनेशन खुद लिखना है, पर मैं आपको पहले पूरा डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मान लो कि ये 0 सेकंड है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो ये आपका हो गया 1 सेकंड, ये आपका हो गया 2 सेकंड, ये आपका हो गया 3 सेकंड और ये हो गया आपका 4 सेकंड, ठीक है। मान लो कि 1 सेकंड बीता और इसने कितनी दूरी तय कर ली, 20 मीटर। अगला जब दूसरा सेकंड बीता तो इसने दूरी कितनी तय की, 30 मीटर। फिर उसके बाद अगला सेकंड बीता तो इसने दूरी कितनी तय की, मान लो 35 मीटर। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सीलेटर लेके उड़े तो बहुत तेज से थे कि क्या किया, 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर डाली, लेकिन जैसे ही अगला सेकंड बीता केवल 10 मीटर की दूरी तय की, और जैसे ही तीसरा सेकंड आया यहां से लेकर 2 से लेकर 3 तक केवल और केवल 5 मीटर की दूरी ही तय की, केवल और केवल 5 मीटर। इसका मतलब उड़े बहुत तेज थे पर आगे देखा पुलिस लगी है, धीरे धीरे चलने लगे। सो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो गई, असमान गति। ये क्या हो गई, असमान गति। फिर से देखो, 0 से 1 सेकंड बीता 20 मीटर की दूरी, लेकिन 1 से जैसे ही 2 हुआ, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखोगे बेटा आप,
यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी दूरी है? 10 मीटर की दूरी तय की। इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड में 20, 2 सेकंड में 30, 2 में कितना होना चाहिए था? 40 होना चाहिए था। सो इसलिए क्या है कि ये असमान गति है। डेफिनेशन में क्या लिखोगे? यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में, पूरा लिखोगे, समान समय अंतराल में असमान, बस उसकी जगह लिखना है, असमान दूरी तय करती है तो वस्तु की गति को असमान गति कहते हैं। बस जहां अंडरलाइन किया वहीं पे चेंज करना है, समान की जगह पे क्या करना है? असमान करना है। आई होप आपको इतनी सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि समान गति क्या है और असमान गति क्या है। समान गति का मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो इसको कहेंगे एक समान गति, और जब समान दूरी ना तय करे तो उसको कहेंगे असमान गति। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति को और असमान गति को नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझेंगे कि आखिर चाल क्या होती है। ठीक है, अब मान लो आपसे कोई कहे कि कोई गाड़ी है, कोई बाइक है, कोई चला रहा है, उसको ड्राइवर है, कह रहा है कि उसकी चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में वो 72 किलोमीटर जाता है। 1 घंटे में वो कितना जाता है? 72 किलोमीटर जाता है। आपसे कोई 1 सेकंड में पूछ ले तब भी निकाल लेंगे भाई, कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये चाल जो है वो केवल और केवल उस ऑब्जेक्ट की, उस बाइक की केवल क्या बता रहा है? उस बाइक की केवल क्या बता रहा है? उस बाइक की केवल तीव्रता को बता रहा है, ना कि उसकी दिशा को बता रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि चाल जो है वो सदिश नहीं है, चाल जो है वो अदिश है, क्योंकि चाल केवल तीव्रता को बताता है कि हाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा का ज्ञान नहीं होता इसमें। इसका मतलब क्या है कि चाल जो है वो केवल स्थिति परिवर्तन है। स्थिति परिवर्तन की दर को हम लोग कहते हैं चाल कहते हैं। अब देखो जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, क्लियर है ना? इतनी बात समझ आ गई? तो अगर आपसे कोई पूछे कि चाल की डिफिनेशन क्या है तो आप लिखेंगे किसी वस्तु की चाल स्थिति परिवर्तन की दर से मापी जा सकती है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि वो ऑब्जेक्ट अपनी क्या करेगी, अपनी पोजीशन को जहां चेंज करेगी, बस कुछ दूरी तय कर ली उसने, तो इसका मतलब स्थिति परिवर्तन हो गया। लेकिन परिवर्तन किसके साथ हुआ? समय के साथ हुआ। इसीलिए लिखा है कि स्थिति परिवर्तन की दर मतलब क्या होता है? दर मतलब होता है समय से डिवाइड करना, रेट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। तो इसका मतलब क्या है कि किसी वस्तु की चाल स्थिति परिवर्तन की दर से मापी जा सकती है। अर्थात अगर हम लोग कहना चाहें, अर्थात के बाद मैं किसी लिखकर छोड़ रहा हूं। देखिए आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब मैं वही लिखने जा रहा हूं कि अगर समय एकांक हो जाए तो दूरी किसके बराबर हो जाएगी? चाल के बराबर हो जाएगी। अर्थात किसी एकांक समय में वस्तु द्वारा चली गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक है, ये चाल कैसी राशि है? सदिश नहीं है, अदिश है, क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो हम लोग लिखेंगे चाल में दिशा का ज्ञान नहीं होता। अर्थात, या अतः लिख लीजिए वरना 2 बार अर्थात हो जाएगा। अतः यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। अर्थात यह अदिश राशि है। चाल बराबर दूरी बटे क्या हो गया? समय। क्लियर है? आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इतना होने के बाद
अब मैं आपको बताऊंगा कि औसत चाल क्या होती है। ठीक, औसत चाल क्या होती है। औसत चाल की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछ ले तो क्या बताएंगे। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, लिख लीजिए मैं बोल रहा हूं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात उस वस्तु की औसत चाल कहलाता है। क्या कहा हमने? हमने कहा कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगे समय का, उस दूरी को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। समझ गए आप? जैसे कि बाय एग्जांपल मैं मान ही लूँ कि अब मैं थोड़ा कहीं जाता हूँ किसी चाल से, उसमें कुछ समय लगा, फिर मैं थोड़ा और आगे गया कहीं पे, फिर दूरी जो हुई उसको और उसमें जोड़ा दूरी में, और फिर जो चाल मिली हमको उनको सबको आपस में जोड़ते जाइए। इसका मतलब क्या हुआ? कुल दूरी बटे कुल समय बराबर औसत चाल। ठीक है, औसत चाल। औसत का मतलब क्या होता है? वही समांतर माध्य जो 10th क्लास में पढ़ा है। क्या करते हैं? पदों का योग बटे पदों की संख्या, वही है बस, और कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि औसत चाल, औसत चाल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, आप बहुत अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं तय की गई कुल दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से लिख सकते हैं। औसत चाल हो गई। इसके बाद आता है तात्क्षणिक, तात्क्षणिक चाल। इसको देखिए, अब मान लो कि दूरी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हो, तो इसका मतलब यह है कि वो दूरी बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है, तो उसकी चाल भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होगी, बहुत ज़्यादा छोटी होगी। इसका मतलब उस चाल को कहेंगे तात्क्षणिक चाल। उस चाल को क्या कहेंगे? तात्क्षणिक चाल। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की दूरी अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म, वेरी स्मॉल, तो उसको तय करने में लगा समय भी क्या होगा? अत्यंत सूक्ष्म होगा। और उन दोनों के अनुपात को क्या कहेंगे? तात्क्षणिक चाल कहेंगे। आप देखो जरा ध्यान से, क्या लिखेंगे? लिख लिया जाए फॉर्मूला, लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। यदि किसी वस्तु की दूरी अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि किसी वस्तु की दूरी, इंस्टेंटेनियस बोलते हैं इसको, स्पीड को, तात्क्षणिक चाल को, यदि किसी वस्तु की तय की गई दूरी अत्यंत सूक्ष्म हो तथा उस दूरी को तय करने में लगा समय भी अत्यंत सूक्ष्म हो, उस दूरी को तय करने में लगा समय भी अत्यंत सूक्ष्म हो, तो दोनों का अनुपात, तो दूरी व समय का अनुपात, दूरी व समय का अनुपात तात्क्षणिक चाल कहलाता है। ठीक है, तात्क्षणिक चाल कहलाता है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि तात्क्षणिक चाल। आप देखो, कोई भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो उसके आगे लगा दिया जाता है डेल्टा, या फिर उसके आगे लगा दिया जाता है डी। क्या लगा दिया जाता है? डी। सो छोटे क्लास में थे तब डेल्टा पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे डी पढ़ो। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल डी एस इज इक्वल टू डी। अब इस डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है डिफरेंशिएशन। जब मैं न्यूटन के गति के समीकरणों का निगमन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है, पूरा बेसिक बता देंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो तात्क्षणिक चाल डी एस इजकल टू दूरी क्या होती है बताओ? दूरी, जैसे कि मान लो तात्क्षणिक चाल, चार मतलब स्पीड। ठीक है, तो ये हो गया, और दूरी का क्या लोगे? डी एक्स अपॉन कुल समय क्या हो गया? डी टी। ठीक है, तो इसको एक काम करो, डी एस मत लिखो, क्योंकि एस कभी कभी विस्थापन को डिनोट करने के लिए लिखा जाता है। सो बस तात्क्षणिक चाल ही लिख लो, इतना काफ़ी है। ठीक है, सो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। तो तात्क्षणिक चाल बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग चाल के बाद क्या पढ़ेंगे? वेग पढ़ेंगे। ठीक है, चाल के बाद क्या पढ़ेंगे? वेग पढ़ेंगे। फिर चाल और वेग के कुछ हम लोग संबंध देखेंगे कि चाल और वेग के बीच में क्या संबंध होता है। चलो अभी वेग को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, वेग देखो, चाल में क्या होता है?
चाल में क्या होता है, चाल में होती है हमारी दूरी बटे समय, लेकिन इसमें वेग में क्या होगा, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे किसी वस्तु के विस्थापन, क्योंकि विस्थापन में दिशा का ज्ञान होता है, विस्थापन व किसी वस्तु के विस्थापन व विस्थापन में लगे समय, विस्थापन में लगे समय का अनुपात, वेग कहलाता है। ठीक, वेग एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। सदिश राशि क्यों, क्योंकि इसमें दिशा का ज्ञान होता है, एक सदिश राशि है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेग मतलब वेलोसिटी इक्वल टू विस्थापन बटे समय। तो एक और डिफिनेशन भी इससे निकल कर आई, एक और डिफिनेशन भी निकल कर आई। वो डिफिनेशन क्या निकल कर आई, एकांक समय में, एकांक समय में किसी वस्तु, एकांक क्यों, क्योंकि समय अगर एकांक हो जाए तो विस्थापन इसके बराबर हो जाए, कि एकांक समय में किसी वस्तु का विस्थापन, किसी वस्तु का विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु का विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब अगर आपसे कोई पूछा जाए, ठीक है, अब देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि एक समान वेग क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि एक समान वेग क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, यदि किसी वस्तु का विस्थापन, यदि, लिख लो आप लोग, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में समान हो, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में समान हो, यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में समान हो, तो वस्तु का वेग एक समान होगा, तो वस्तु का वेग एक समान होगा। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि परिवर्ती वेग बताइए क्या है, परिवर्ती जो लगातार क्या हो, बदलता रहे, तो इसमें हम लोग कह सकते हैं यदि किसी वस्तु का विस्थापन, यदि किसी वस्तु का विस्थापन, लिखते जाओ, ठीक है, बहुत ज़्यादा लिखेंगे तो फिर टाइम लगेगा। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतराल में समान ना हो, समान समय अंतराल में समान ना हो, तो वस्तु का वेग परिवर्ती वेग कहलाता है, वस्तु का वेग परिवर्ती वेग कहलाता है। किसी वस्तु का परिवर्ती वेग तीन बातों पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का, स्क्रीनशॉट लेते रहना, किसी वस्तु का परिवर्ती वेग तीन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखो कैसे, तीन बातों पर कैसे निर्भर करेगा। ठीक है, पहली चीज़, फर्स्ट पॉइंट डालोगे, यदि किसी, मैं बोल दूं आप लोग लिखोगे, तीन बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है कि यदि किसी वस्तु के वेग का, यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण बदल रहा हो, इसका मतलब क्या लिखोगे आप, यदि किसी वस्तु के वेग का क्या बदल रहा हो, परिमाण जो है वो बदल रहा हो, लगातार चेंज हो रहा हो, कभी क्या कह सकते हैं, कभी 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, कभी 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है, और कभी घट गई, तो इसका यह मतलब है, इसको कहेंगे कि परिमाण बदल रहा है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। फिर दूसरा क्या लिखोगे आप, पहला तो आपने लिख लिया, दूसरा आप क्या लिखोगे, यदि उसकी दिशा बदल रही हो तो भी वो क्या कहलाएगा, परिवर्ती वेग कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आप लिखोगे, यदि गतिमान वस्तु के के लिखिए, यदि गतिमान वस्तु के वेग की दिशा बदल रही हो तब, ठीक है, वेग की दिशा बदल रही हो तब मत लिखो, छोड़ दो। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज़ होगी कि या तो परिमाण बदल रहा है, दिशा समान है, उस समय दिशा बदल रही है तो परिमाण समान है। तीसरी चीज़ है कि परिमाण व दिशा दोनों बदल रहे हो, परिमाण भी बदल रहा है और दिशा भी बदल रहा है, पहले ऐसे जाते फिर ऐसे जाते फिर ऐसे जाते ऐसे जाते,
और हर बार स्पीड क्या हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है। ठीक है, पहले इधर 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 इधर, ऐसे समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, तीसरी चीज़ हो गई परिमाण व दिशा सब कुछ बदल रहा है। ठीक है, दोनों साथ साथ बदल रहे हो। ठीक है, यहाँ लिख लोगे परिमाण व दिशा दोनों साथ साथ बदल रहे हो। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद आपको हेडिंग डालनी है औसत वेग, औसत वेग। ठीक है, बस सेम डेफिनेशन लिख देना है कि किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा विस्थापन में लगे कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। सेम डेफिनेशन, यदि किसी वस्तु के कुल विस्थापन तथा उस विस्थापन में लगे कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, औसत वेग। ठीक है, क्या होता है, विस्थापन ds/dt। ठीक है, वेलोसिटी को dv लिख सकते हो। ठीक है, विस्थापन को s से लिखा जाता है। अब उसके बाद देखिए औसत वेग हो गया। अब इसके बाद सॉरी तात्क्षणिक लिख दिया था मैंने। ठीक है, टोटल जितना भी हो जाएगा, तो औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, अब इसके बाद तात्क्षणिक, जैसे ता लिखा तुरंत याद आया, तात्क्षणिक वेग। यदि किसी वस्तु का विस्थापन सूक्ष्म हो, यदि किसी वस्तु का विस्थापन अत्यंत सूक्ष्म हो तो, यदि किसी वस्तु का विस्थापन अत्यंत सूक्ष्म हो तो उस वस्तु के, यदि किसी वस्तु का विस्थापन अत्यंत सूक्ष्म हो तो उस वस्तु के अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन तथा उस विस्थापन में लगे अत्यंत सूक्ष्म समय का अनुपात तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसे dv से लिखा जाता है। तो लिख सकते हो तात्क्षणिक वेग dv = ds/dt। ds और dv क्या है, d क्या है, मैंने अभी बताया था आपको, चाल में बताया था कि d फॉर डिफरेंशिएशन, और जो छोटी वैल्यू के लिए यूज़ होता है। आगे चल के मैं अभी धीरे धीरे पूरे सारी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब हम लोग वेग और चाल के बीच में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हेडिंग डालेंगे। क्या लिखेंगे, वेग व चाल के बीच के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा। क्या लिखोगे आप हेडिंग, वेग और चाल के बीच के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, वेग जो है, वेग सदिश राशि है जबकि चाल अदिश राशि है। ऐसे लिखोगे, वेग सदिश राशि है जबकि चाल अदिश राशि है। ठीक है, जबकि चाल क्या है, अदिश राशि है। क्लियर है इतनी बात, अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, वेग जो है, वेग धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है। वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, ठीक, वेग धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद चाल तो जीरो भी हो सकती है। ठीक है, वेग और चाल। तो उसके बाद हाँ, किसी चाल क्या होगी, चाल किसी वस्तु की चाल मान लो 0 है, तो चाल जो है वो धनात्मक होगी या शून्य होगी, कुछ भी चाल नहीं होगी, 0 है। ठीक है, तीसरी चीज़ देखिए, वेग व चाल का अनुपात, वेग व चाल का अनुपात। तो वेग और चाल मत लिखो, ठीक है, चाल और वेग लिखो, क्योंकि ये जो है वो 0 भी हो जाती है। चाल व वेग का अनुपात 1 से, ऐसे कर लो शॉर्ट में, चाल का अनुपात चाल बटे वेग, जो कि क्या होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा भी और 1 के बराबर भी। ठीक है, ये चीज़ें पहले भी हमने बताई है, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको बताया हमने कि चाल और वेग, ठीक है, चाल और वेग, वेग क्या हो सकता है, 0 भी, निगेटिव भी, कुछ भी हो सकता है, वो पॉजिटिव और शून्य, इतना हो गया। इसके बाद इन दोनों का मात्रक, ठीक है, दोनों के मात्रक सेम होंगे, मीटर पर सेकंड और तथा विमा
दोनों की वीमा क्या होगी, वीमा वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा, LT-1। ठीक। सो इतने सारे पॉइंट थे जो कि आपको अच्छे से पता होने चाहिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, चलो इतनी बात समझ आ गई। तो इस चैप्टर को यहीं पे हम समाप्त करेंगे फाइनली। अब हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बस मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। ज़िंदगी में सोचे कि हमें कुछ करना है, सुबह उठे तो ये सोचे कि हाँ हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। और अगर आपने ये सोच लिया कि हमें कुछ करना है तो आप खाली नहीं बैठोगे। और अगर आपने ये सोच लिया कि अरे मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, तो फिर आप जो है परेशान हो जाओगे। और आज सोचोगे अरे आज मैं खेल लूँ, कल करूँगा काम, तो आप परेशान रहोगे और कुछ भी आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाओगे। तो बस सुबह उठो तो ये सोचो हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, और हमें कुछ ऐसा करना है कि हमें कुछ नाम रोशन करके जाना है अपना। और तब तक करना है जब तक कि हम कुछ बन नहीं जाते। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहो, यूं ही बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।